परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। नवकार मंत्र से शुरू करेंगे क्लास। ओम ह्रीं नमो अरहंताणम। ओम ह्रियाणम। ओम ह्रीं नमो वज्रायाणम। ओम ह्रीं नमो लोई सव्वसाहूणम। ओम ह्रीं नमो अरहंताणम। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम। ओम ह्रीं नमो वज्रायाणम। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम। ओम ह्रीं नमो अरहंताणम। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम। ओम ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम। ओम ह्रीं नमो अरहंताणम। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम। ओम ह्रीं नमो वज्रायाणम। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम। ओम ह्रीं नमो अरहंताणम। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम। ओम ह्रीं नमो वज्रायाणम। ओम ह्रीं नमो लोये नाशनो मंगलाणं च सव्वेशं। अब तो आज की क्लास की शुरुआत सूत्रों से ही करेंगे, क्योंकि सूत्रों की कंडीशंस और कैसे अप्लाई होते हैं उसमें कुछ लोगों को डाउट था। तो हम पहले सूत्र से ही शुरू करेंगे और प्रोसीजर पूरा स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर देंगे। फिर जो उपस्थित हैं या नहीं उपस्थित हैं वे रिकॉर्ड सुन सकते हैं, नहीं उपस्थित हैं वो। तो पहला सूत्र आता है आदेर्यो जह। इसकी कंडीशंस है कि यदि किसी पद के आदि में य हो तो उस य को ज हो जाता है। तो पहला अक्षर अगर य होता है तो इस सूत्र से ज होता है। यदि किसी पद के आदि में, आदि यानी कि शुरू, पहले अक्षर में अगर य हो तो ही ज होगा। यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है कि यावत है, तो इसका सबसे पहले जैसे हम हर समय करते हैं, य हलंत प्लस आ, फिर प्लस व हलंत प्लस अ, और फिर अंत में हलंत त करके, और सबसे पहला अक्षर यह है जो हलंत यह है उसको आदेर्य जह से हम हलंत ज बना देंगे। तो वहां पर हलंत ज आने से यह जावत जैसा बनेगा, और अंतिम त जो है उसका लोप कर देने से यह जाव बन जाएगा। तो अभी पहले सूत्र को हम ध्यान से वापस पढ़ लेते हैं। आदेर्यो ज, यदि किसी पद के आदि में यानी कि पहला वर्ण अगर यह है तो उस य को ज होता है। बस इतना ही है। इसके आगे अगर पहले वर्ण के बाद में अगर बीच में कहीं यह है तो यह सूत्र वहां पर नहीं लगेगा। दूसरा सूत्र है नो णः। स्वर से परे अनादि और असंयुक्त न को ण होता है, तो इस सूत्र से उसका ण नहीं बनाया जा सकता। स्वर से परे अनादि और असंयुक्त न को ण होता है। तो संयुक्त अगर न है तो भी यह सूत्र नहीं लगेगा। और अगर
एकदम शुरुआत में है तो भी यह सूत्र वहां पर नहीं लगेगा। यह सूत्र तभी लगेगा जब ये न कहीं भी बीच में हो और उसके पहले स्वर आता हो। तो यहाँ पर मदनः इसका उदाहरण दिया गया है। तो मदनः का हम वर्ण विन्यास करेंगे, विच्छेद करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि पहले हलंत म है, फिर प्लस अ है, फिर हलंत द है, फिर प्लस अ आएगा, और फिर हलंत न, और उसके बाद में विसर्ग अ के साथ विसर्ग आएगा। तो इस शब्द में अ के बाद हलंत न आया है और उसके बाद भी अ और फिर विसर्ग है। तो यह न आदि में नहीं है, शुरुआत में नहीं है, पहला अक्षर नहीं है, पहला वर्ण नहीं है, इसलिए यहाँ इस सूत्र को लगाया जा सकता है। इसमें दोनों कंडीशंस इसकी मैच होती है, स्वर से परे है और शुरुआत में नहीं है, आदि में नहीं है, पहला वर्ण नहीं है, और तीसरी कंडीशन भी मैच हो रही है कि यह संयुक्त नहीं है, किसी से दूसरे व्यंजन से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए यहाँ पर यह सूत्र लग सकता है। तो न की जगह यहाँ पर न हुआ और बाद में जो विसर्ग था उसको अतः सिरडोह सूत्र से उसका ओ बन जाने से यहाँ पर मैणो हो गया। इन सभी शब्दों की हमने सिद्धि करी हुई है और ग्रुप में भेजी हुई है, इसलिए मैं सिर्फ सूत्र की कंडीशंस एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यहाँ पर 3 कंडीशंस हमें मैच करनी होती है कि स्वर से परे होना चाहिए, शुरुआत में नहीं होना चाहिए और संयुक्त नहीं होना चाहिए। ये तीनों कंडीशंस यहाँ मैच हो रही है, इसलिए यह सूत्र यहाँ पर लगाया गया और मदनः का मैणव बन गया। स्वर से परे हो, अनादि हो और असंयुक्त हो, तब ट को ड हो जाता है। तो नटः का हम वर्ण विन्यास करके विच्छेद करेंगे, तो यहाँ पर न हलंत रहेगा, प्लस अ रहेगा, प्लस हलंत ट, और प्लस उसके बाद अ और विसर्ग। तो यहाँ पर भी आपने देखा कि जो पहला अक्षर न है, तो पहले अक्षर आदि में होने के कारण नोणः सूत्र यहाँ पर नहीं लगा है, लेकिन ट जो है वो आदि में नहीं है, वो हलंत न प्लस अ प्लस उसके बाद में है, यानी स्वर के बाद में है, अस्वर है, उसके बाद में है हलंत ट, तो स्वर से परे हो गया, युक्त भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर तो डह वाला सूत्र लगा और ट से पहले ड बना, फिर उसके बाद में जो अ के बाद विसर्ग था तो अतः सिरडोह लगाया गया अंत में, और अतः सिरडोह लगाने से वहां पर ओ आ गया, अह का ओ बना, फिर सबको जोड़ दिया गया तो नटह से नडव बन गया। इसी प्रकार से गटह में भी यही प्रक्रिया लगेगी और गटह में भी ये तीनों कंडीशंस जो है मिलती हैं, तीनों परिस्थितियां वहां पर मिल जाती है। ये अनादि में है, यानी कि यहाँ पर भी गटह में ट जो है वो हलंत ग प्लस उसके बाद ये अ है, स्वर है, प्लस उसके बाद हलंत ट आएगा और प्लस उसके बाद और विसर्ग आएगा। तो स्वर के बाद है, आदि में नहीं है, अनादि है और संयुक्त भी नहीं है, किसी दूसरे व्यंजन के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए गटह से यहाँ पर पहले ट का ड बना और फिर अंत में जो विसर्ग था उसका अह का ओ बन गया, तो यह गटह से गड़ो बन गया। इसी प्रकार से ठोढ, इसमें भी वही बात लिखी गई है कि स्वर से परे, अनादि और असंयुक्त थ को ढ हो जाता है। तो शब्द यहाँ उदाहरण आया कुठारह और उसका बनाया गया है कुठारो। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं हम
कि इसका वर्ण विन्यास करके विच्छेद करेंगे तो हलंत क है, प्लस उ आएगा, प्लस हलंत ठ आएगा। तो यहाँ पर उ के बाद हलंत ठ आया है, तो इसका मतलब है कि स्वर के बाद है, और शुरुआत में नहीं है। शुरुआत में तो हलंत क आ रहा है, पहला व्यंजन हलंत क है, तो ये अनादि हो गया और किसी से दूसरे व्यंजन से जुड़ा हुआ भी नहीं है, तो असंयुक्त है। तो तीनों ही कंडीशंस यहाँ पर मीट होती हैं, इसलिए ठ से ढ बनाया गया। और फिर अंत में र के बाद, हलंत र के बाद और विसर्ग था, तो इसी प्रकार से मठः में भी ये सारी कंडीशंस मीट हो रही हैं। हलंत म के बाद प्लस है, प्लस उसके बाद हलंत ठ है, और उसके बाद और विसर्ग है। तो यहाँ पर भी स्वर से परे है, के बाद है हलंत ठ, और एकदम शुरुआत में पहला व्यंजन नहीं है, पहला व्यंजन हलंत म है। और ये भैया संयुक्त भी। वर्कशीट कर रही है। जी बोले। जय जिनेन्द्र भैया, हाँ। आप जय जो जन। वर्कशीट करवा रहे हैं वो दिखाने वो नहीं कर रही है। ओके, तो आपने प्रिंट करके नहीं लिया है, मैं शेयर कर देता हूँ, 1 मिनट। शेयर कर देता हूँ। शेयर। ठीक है, मैं शेयर कर दिया हूँ अभी। और अभी इसको ओपन कर देते हैं। ये पहला पेज में ले रहा था, तो आपने कहाँ से सुना है? फर्स्ट सूत्र सुना था आपने, आदेर्यो ज। तो फिर से शुरू करता हूं मैं। आदेर्यो ज, यदि किसी पद के आदि में य हो तो उस य को ज हो जाता है। आदि का अर्थ है कि पहला व्यंजन या स्व, ये यह जो है व्यंजन है, तो पहला अगर व्यंजन यह है तो उसी य को ज होगा। इस सूत्र की यही कंडीशंस हैं। तो इसका उदाहरण दिया गया यावत। तो यावत में इसका वर्ण विन्यास करेंगे, विच्छेद करेंगे, तो सबसे पहले हलंत ये आएगा। तो सबसे पहले हलंत ये आया है, इसलिए उसको यह सूत्र से हम जय बना सकते हैं। ठीक है ना? तो उस ये का ज बना दिया, और अंतिम त है उसका हमने लोप कर दिया, खग चज तद पय वाम प्रायो युग से। और इसके कारण यह यावत का जाव बन गया, अंतिम त चला गया, और आदि में यानी कि पहला व्यंजन जो था वो य का ज बन गया। ये क्लियर है? समझ में आ रहा है? यस ठीक है ना महिमा जी? यस यस। ओके, तो इसी तरह से हमको हर सूत्र की कंडीशंस जो है वो चेक करनी है। अब नोन आह में 3 कंडीशंस है। पहली कंडीशन है स्वर से परे होना चाहिए, अनादि होना चाहिए, और असंयुक्त होना चाहिए। अब इसका अर्थ समझ लेते हैं कि मदना है, आपके पास पेपर और पेन हो तो आप इसको वर्ण विन्यास को विच्छेद करें, मैं बताते जाता हूं। सबसे पहले हलंत म आएगा, फिर प्लस आएगा, ठीक है, प्लस द, प्लस प्लस हलंत न, और बाद में और विसर्ग। इस प्रकार से मदनह बनता है। ठीक है ना? तो जहां म है इसका मतलब हलंत म प्लस द है इसका मतलब हलंत द प्लस ठीक है ना? फिर न है तो हलंत न प्लस प्लस विसर्ग। ओके। अब यहाँ पर हम कंडीशंस मैच करते हैं कि अनादि यानी फर्स्ट जो व्यंजन है वो न नहीं है, यहाँ पर एकदम लास्ट में न आया है। ओके, तो अनादि वाली कंडीशंस मीट हो गई। स्वर से परे, अब हमने जब विच्छेद किया इसका, तो हलंत म आया, प्लस आया, प्लस हलंत द आया, प्लस आया,
अ है वो स्वर है और अ के बाद हलंत न आया, इस कारण सेकंड कंडीशन भी मीट हो गई कि स्वर से परे है। तो अ से बाद में है असंयुक्त न। तो यहाँ पर ये न किसी दूसरे व्यंजन से जुड़ा हुआ नहीं है। जैसे अनंत में अंत में न और त जुड़ा है, अनंत उस प्रकार का नहीं है। तो यह असंयुक्त है। इसके कारण तीनों कंडीशंस मीट हुई, इसलिए इस न को हम न बना सकते हैं। तो मदनह में इस न का अणा बना दिया गया। फिर ये जो बीच में द था उसको कगचज तद पय वाम प्राय लुक से उस द का लोप किया गया और बाद में जो दो अ बचे हैं उनका अवर्णों यह श्रुति से यह बनाया गया और अंत में जो विसर्ग था अतः शेरडो से उस अह का ओ बनाया गया। तो लेकिन ये सूत्र हम बाद में वापस बाद में करेंगे। अभी इस पे फोकस करें कि न का ना बना, उसके लिए तीन कंडीशंस मीट होनी ओके चाहिए। वो तीनों मीट हो गई, इसलिए इस न का अना हो गया। ठीक है ना। हम लोग एक 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 सूत्र ले रहे हैं ओके और स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर न का अना इसलिए ओके बना क्योंकि वह स्वर के बाद है, अनादि है मतलब फर्स्ट में नहीं है, और असंयुक्त है किसी और से जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है। अब ये तीन कंडीशंस आप देखेंगे ना, तो सूत्र नंबर 3 में भी है, 4 में भी है, ठीक है, और 6 में भी है और 7 में भी है। तो एक बार आपने नोना समझ लिया तो टोडह आराम से आपको समझ में आ जाएगा। टोडह में भी सेम कंडीशन बोलता है कि स्वर से परे होना चाहिए, अनादि होना चाहिए और असंयुक्त होना चाहिए। ठीक है ना। तो इसमें बहुत ही आसान शब्द लिया है इन्होंने, नटह। नटह का हम वर्ण विन्यास करेंगे। पहली चीज तो यहाँ नटह में ये समझ लीजिए कि न जो है आदि में है, पहला है, तो इसको न का अणा नहीं बनाया गया है। ठीक है ना। नोणह सूत्र यहाँ नहीं अप्लाई हुआ क्योंकि एक कंडीशन मीट नहीं हो रही है जो कि अनादि वाली है। ठीक है। तो न को छोड़ दिया ऐसे ही ऐसे। तो हलंत न प्लस अ, अब अस्वर है उसके बाद में हलंत ट आएगा और उसके बाद में अ और विसर्ग आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर स्वर से परे वाली कंडीशन मीट हो गई क्योंकि अ के बाद हलंत ट आया है, अनादि है, बिगिनिंग में नहीं है और असंयुक्त भी है। तो तीनों कंडीशंस मीट हो गई। तो नटह का ट का ड बन गया। और आपको पता ही है कि अतः सेडो से अंत में जो विसर्ग होता है वहां ओ बन करके नटह का नडो बन जाता है। सेम वे गटह का भी गड़ो बन गया क्योंकि गटह में क्या है कि हलंत ग प्लस अ और अ के बाद फिर हलंत ट आया, फिर अ और विसर्ग आया। तो यहाँ पर अ के बाद यानी स्वर के बाद है ट, तो पहली कंडीशन मीट हो गई। अनादि है यानी बिगिनिंग में नहीं है, सेकंड कंडीशन मीट हो गई। असंयुक्त ट, असंयुक्त है किसी और से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए ट का ड बन गया। और अतः सेडो होकर के उसका अह का ओ बनने से गटा से गड़ो बन गया। सही है। ओके देखिए अपन नमो में नमो बोलते हैं, जी नमो में नमो बोलते हैं हम। हाँ बिल्कुल बोलते हैं। उसका तो ये बिगिनिंग में न स्टार्टिंग में का यह आना हुआ का, है। हाँ उसका न का आना किस सूत्र से हुआ हम बाद में आपको ढूंढ करके बताएंगे। ठीक है ना। नमो का अणमो होता है, सही है, लेकिन वो नमस्कार नमः से अणमो बना है। संस्कृत में शब्द है नमः और वो उसमें हम फर्स्ट वाला नहीं लगा सकते न। ये जो है नोणः, ये इसमें तो हम्म कंडीशंस दी है कि आदि में होना नहीं, तो उसका कोई अलग हम्म, चीज होगी तो उसका ढूंढ करके करेंगे। और ठीक। एक्सेप्शंस भी होते हैं क्योंकि वो बहुलम सूत्र आपको भेजा मैंने ना, तो बहुलम हम्म के आधार पे हुआ है या किसी और सूत्र के आधार पर हुआ है। प्रश्न अच्छा है, उसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। ठीक ठीक। अच्छा, तो अब ये टोडह हो गया। अब इसी प्रकार से ठोडह है। तो ठोडह में भी यही तीनों कंडीशन है। तो अब कुठारा शब्द को देख लीजिए, हलंत क प्लस ऊ। तो अब ऊ के बाद हलंत ठ आएगा, फिर आ आएगा और फिर हलंत र आएगा और फिर अ और विसर्ग आएगा। तो इसमें ऊ भी स्वर है, उसके बाद हलंत ठ आ रहा है। तो एक कंडीशन मीट हो गई, दूसरी अनादि वाली कंडीशन भी मीट हो रही है। और असंयुक्त, तो वो तो क्लियर है, असंयुक्त है, वो किसी दूसरे व्यंजन के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। मठ में जुड़ा हुआ है। यहाँ पर मठा है, मठा अलग शब्द है, ये संस्कृत का शब्द है। लेकिन अगर इस यहाँ पर कोई और मठ जैसा कुछ होता या कुछ और होता जिसमें कि वो ट और ठ जुड़े हुए होते, तो वहां पर
इस सूत्र को नहीं अप्लाई कर सकते थे। यहाँ पर ये जो है स्वर से परे है, अनादि है और असंयुक्त है, इसलिए ठ का हमने आगे ढ कर दिया। और यहाँ पर भी अंत में जो विसर्ग था अह, उसका ओ करने से, अतः शैडो से बाकी सब चीजें वैसी की वैसी रही, सिर्फ ठ का ढ हुआ और जो अह था उसका ओ होने से ये कुढ़ारो बन गया। मठ, ये भी इजी है क्योंकि इसमें तो बहुत ही कम शब्द हैं। तो हलंत म प्लस अ के बाद हलंत ठ आया, तो स्वर से परे भी हो गया, अनादि भी हो गया और असंयुक्त तो है ही, इसलिए मठ का भी मढ़ो बन गया। अब ये सूत्र थोड़ा सा अलग है। स शोह सह, तो शकार और शकार को सकार होता है। ये महाराष्ट्रियन महाराष्ट्रियन प्राकृत प्राकृत में भी अलग अलग फ्लेवर्स हैं, जैसे राजस्थानी के भी अलग अलग फ्लेवर्स हो जाते हैं, उसी प्रकार से प्राकृत में भी अलग अलग फ्लेवर हैं, तो उनके बारे में बाद में बताएंगे। तो यहाँ पर सची का सही हुआ है, तो शकार और शकार को सकार हो जाता है। यानी ये हमारे तालव्य श और मूर्धन्य श और दंत्य स, तीन प्रकार के श होते हैं। तो ये सची है, तो इसमें जो तालव्य श है उसको स किया गया है। तो इसमें कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ सीधा सीधा लिखा है कि शकार और शकार जहां पे भी होगा, षटकोण वाला श ले लीजिए या शक्कर वाला श ले लीजिए, ये दोनों का परिवर्तन होकर के सन्मति वाला स आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर कहीं पे भी आपको तालव्य श जो कि शक्कर वाला है या षटकोण वाला श मिलता है संस्कृत में, तो उसका हम प्राकृत बनाएंगे तो ये सनातन वाला स हो जाएगा या सन्मति वाला स हो जाएगा। तो शची का सही हुआ है। ठीक है ना। कग चज तद पैवाम प्रायलुक से च का लोप हुआ है। ठीक है। तो च की जगह पे कुछ भी नहीं रहा, उसका लोप कर दिया तो सिर्फ ई बची है। तो यह भी बहुत आसान इसका वो शब्द सिद्धि है। श की जगह स हुआ और च का लोप होने से सही बन गया। ठीक है ना। और फिर आगे देखेंगे तो श्रावक का सावज्ञो हुआ है। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इसमें दूसरा भी कोई सूत्र लगा है पीछे, तो उसको हम बाद में कर सकते हैं। लेकिन जो ये श्र होता है ना, श्र, यह है हलंत श प्लस र। तो इसमें तालव्य श हलंत प्लस र, दो से ये जुड़ करके बना है और उसके बाद प्लस आ है। तो हलंत श जो था उसका ये दंत्य स बन गया सन्मति वाला, और जो र था उसका यहाँ पर लोप हुआ है। किससे हुआ है? सर्वत्र लव राम वंद्रे से। ठीक है। तो र का लोप हो गया और जो तालव्य श था उसका सन्मति वाला स बन गया, सा व, और अब ये गो कहाँ हुआ है उसका बाद में करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी तक वो सूत्र हमने आपको पढ़ाया नहीं है। अब आगे चलते हैं। शेषः, तो यहाँ पर भी तालव्य श है शक्कर वाला और ये षटकोण वाला श है मूर्धन्य श। तो इन दोनों का जो है ये दंती स हो गया है सन्मति वाला, लेकिन पीछे विसर्ग था उसका शेषा बन गया। वो कैसे बना वो बाद में करेंगे, उसके लिए अलग से सूत्र है। ठीक है ना। तो जो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो सूत्र 5 तक हमने कंप्लीट कर लिए। इनमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। कुछ नहीं है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। नहीं नहीं। ठीक है। 6 वाला फिर से वही 3 कंडीशंस इसमें आई हैं कि स्वर से परे होना चाहिए, अनादि होना चाहिए और असंयुक्त होना चाहिए, तब प को व हो जाता है। ठीक है। तो अब इसमें इन्होंने पापम को लिया है। तो पापम में आप देख लीजिए कि जो प बिगिनिंग में था उसका व नहीं किया गया है, जो प बीच में है उसका व हुआ है, और अंत में जो हलंत म था उसका अनुस्वार बन गया है। मोनुस्वार सूत्र आपको पहले दिया है मैंने, मतलब जो शब्द सिद्धि हम कर रहे थे तो काफी शब्दों की सिद्धि में इसका मोनुस्वार का हमने प्रयोग किया है। तो पहले वाला पा ऐसे का ऐसा रह गया, बीच में जो प था उसका व बन गया, और जो हलंत म है उसका अनुस्वार बन गया, तो वो बिंदी ऊपर चली गई, तो पापम से पावम हो गया। अब उपनगरम देखेंगे तो इसमें एक से ज्यादा सूत्र लगे हैं। उप, तो
ऊ जो है स्वर है, ठीक है, और उसके बाद हलंत प आया है, यानी स्वर से परे वाली कंडीशन सिद्ध हो गई। अनादि, अनादि नहीं है क्योंकि सबसे पहले तो स्वर है ऊ, उसके बाद प आया है, तो दूसरी वाली कंडीशन भी मीट हो गई। और असंयुक्त है, किसी से जुड़ा नहीं है, इसलिए इस प का व किया जा सकता है। फिर न है, उसका भी ण किया जा सकता है, क्योंकि उसके लिए भी तीनों कंडीशंस मीट हो रही है, क्योंकि उ प्लस हलंत प प्लस अ और फिर हलंत न आया है, तो स्वर से परे है, आदि में नहीं है, एकदम बिगिनिंग में नहीं है, असंयुक्त है, तो उस न का भी ण कर दिया गया। तो उव ण हो गया, फिर ग का क्या किया गया है, ग का लोप हो गया है, कग चज तद पैवाम प्रायोलुक से, ठीक है ना। और उसके बाद अ जो बचा था उसका अवर्णो य श्रुति से य बन गया, तो उव अणाय रम बन गया, और जो पीछे हलंत म था उसका अनुस्वार हो गया, ठीक है। तो यह मौनुस्वार सूत्र से होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं, ये डोलह, इसमें भी वही सेम तीन कंडीशंस हैं कि स्वर से परे अनादि और असंयुक्त ड को ल होता है। तो इसके लिए भी एक आसान सा शब्द है सामने हमारे, गरुड़ह। तो गरुड़ह में आप देख लीजिए, हलंत ग प्लस अ, फिर हलंत र प्लस इसमें दीर्घ ऊ है, तो दीर्घ ऊ की मात्रा है, दीर्घ ऊ के बाद फिर ड आया, तो स्वर से परे है, अनादि यानी बिगिनिंग में नहीं है, और असंयुक्त है, तो तीनों कंडीशंस मीट हो गई, तो ड का ल बन गया। अंत में जो विसर्ग था अ के बाद अह था, उसका अतः से डोह से ओ बन करके गरुड़ से गरुलो बन गया, ठीक है। और इसी प्रकार से क्रीडति का जो है, यहाँ पर र का लोप किया गया सर्वत्र लब राम मंदिर से, फिर की और ड का ल हो गया, और ती में हलंत त प्लस ई था, तो हलंत त का लोप हो गया, कगचज तद पैवाम प्रायोलुक से। कि किसी भी शब्द में अनादि, यानी यहाँ पर भी वही कंडीशन लग रही है कि बिगिनिंग में नहीं होना चाहिए, और असंयुक्त होना चाहिए, और इन शब्दों में से कोई भी हो, चाहे वो क हो, चाहे ग हो, चाहे च हो, या ज हो, या त हो, या द हो, या प हो, या य हो, या व हो, इनका प्राय लोप हो जाता है। कंडीशंस क्या क्या है वो ध्यान में रखनी है, अनादि और असंयुक्त, यानी फर्स्ट वर्ण नहीं होना चाहिए, और जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। जुड़े हुए के लिए 10 नंबर का बाद में सूत्र भी लगे। तब लोकह का हम चेक कर लेते हैं, लोकह हलंत ल प्लस आदि, बिगिन में नहीं है क, और कि जो था से आपकी आवाज नहीं आ रही है भैया। नेटवर्क डिस्टर्ब आ रहा है शायद।
वॉइस नहीं आ रही है भैया। हाँ, म्यूट हो गया था, अब ठीक है, अब क्लियर है ना? हाँ भाई। हाँ ओके ओके, भाई। ठीक ठीक ठीक। तो मैं 8 नंबर का सूत्र एक्सप्लेन कर रहा था, बीच में ब्रेक हो गया कनेक्शन। क ग च ज तद पय वाम प्रायो लुक, ठीक है ना? उसके पहले तक क्लियर है ना? 7 सूत्र शुरू के ठीक हो गए? हाँ, आपकी वर्कशीट वापस भेजिए ना, वर्कशीट चली गई वो। वर्कशीट चली गई है, शेयर नहीं हो रही है? हम्म। एक मिनट, हाँ। अभी मिली? हाँ हाँ। ठीक है, तो 7 नंबर तक पूरा क्लियर है ना? 7 सूत्र तक तो क्लियर हो गया ना? हाँ हाँ। हाँ ठीक है, हाँ। तो अभी 8वां जो सूत्र हम कर रहे हैं, उसमें क ग च ज त द प य और व, इन व्यंजनों का लोप हो जाता है अगर वे बिगिनिंग में ना हो और संयुक्त ना हो। ठीक है, तो अब लोकह में अपन देखते हैं कि क्या है। तो लोकह में जो क जो है वो पहला व्यंजन नहीं है, तो अनादि हो गया वो। ठीक है, आदि में नहीं है, इसलिए पहली कंडीशन मीट हो गई। और असंयुक्त है क्योंकि वो किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, दूसरी कंडीशन भी मीट हो गई। और वो इन व्यंजनों में से एक है, तो क होने से हलंत ल प्लस ओ प्लस हलंत क प्लस अ और विसर्ग, ये उसका वर्ण विन्यास हो गया, विच्छेद हो गया। अब जो क है हलंत क, उसका लोप हुआ इस सूत्र को लगाने से, क्योंकि इसकी तीनों कंडीशन मीट हो रही है। क्योंकि क के बारे में यहाँ लिखा है कि उसका लोप होता है, वह असंयुक्त है, किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, और पहला व्यंजन नहीं है, अनादि है। इस कारण से उस क का लोप कर दिया गया, और अंत में जो अह है, विसर्ग है, उसका अतः से ड से ओ बन गया। तो क का लोप होने से लो और ओ, बस इतना रह गया। ठीक है, अब इसी प्रकार से नगरम देखेंगे, तो नगरम में क्या है कि ग जो है वो बीच में है, तो इसका भी वर्ण विन्यास करेंगे, विच्छेद करेंगे, तो हलंत न प्लस अ और प्लस हलंत ग प्लस अ प्लस हलंत र प्लस अ और अंत में हलंत म आएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर जो ग है वह अनादि है, न के बाद अ और फिर ग है, तो अनादि हो गया, और संयुक्त भी नहीं है, असंयुक्त है। तो उस ग का सबसे पहले लोप किया गया। ठीक है, तो हलंत न प्लस अ और प्लस अ हो गया। अब ये दो अ हैं, तो इसमें अवर्णो यह श्रुति लगाया, तो एक अ का य बना दिया गया। ठीक है, तो न य और फिर र और फिर हलंत म, तो जो अंत में हलंत म है उसका मोनुस्वार से ये अनुस्वार बन गया, तो न य रम, ऐसे नयरम बन गया। इसी तरह से रजतम में है, तो रजतम में अब देखिए कि ज भैया, और त, हाँ बोलिए। ये जैसे भी नगरम है तो अभी उसमें ग अनादि, अनादि मतलब न के एक शब्द के बाद वाले जो भी शब्द है वो अनादि में ही आते हैं क्या, कि लास्ट शब्द बिल्कुल अनादि? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। आदि, आदि का मतलब ये है कि फर्स्ट, फर्स्ट। आदि का मतलब फर्स्ट। ठीक फर्स्ट है हो ना? गया। हाँ। आदिनाथ भगवान किसको कहते हैं? हाँ, फर्स्ट तीर्थंकर हो गए। बिल्कुल, तो आदि का मतलब फर्स्ट। अगर फर्स्ट में फर्स्ट हो नहीं है तो ये सूत्र लगेगा। और दूसरा कि असंयुक्त, यानी जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए किसी से। ठीक है ना? गया। ओके, हम्म, मतलब हाँ फर्स्ट के बाद कोई भी शब्द तो वो अनादि में आ गया। बिल्कुल बिल्कुल सही है। ओके। ठीक है। हम्म, तो अब रजतम में देखो आप, तो ये ज और त, इन दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं अपन। तो बिगिनिंग में र है, हलंत र प्लस अ, और फिर हलंत ज आएगा, फिर प्लस अ आएगा, फिर हलंत त आएगा, फिर प्लस अ आएगा, और फिर ये हलंत म आ जाएगा। तो अब इसमें क्या होगा कि हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, तो पहले ज का लोप कर देंगे, तो हलंत र प्लस अ और प्लस अ बच जाएगा। अब इन दो अ में से एक अ का अवर्णो ये श्रुति से यह बना दिया। फिर उसके बाद क्या रहेगा कि वहां पर त है, हलंत त, उसका भी लोप हो जाएगा, और उसके बाद अ है, तो वहां पर भी एक और यह आ जाएगा। तो ये बीच के दो ज और त दोनों लोप हो गए इस सूत्र से,
और वहां पर दो य आ गए, अवर्णो यह श्रुति 2 बार लगा, और अंत में जो हलंत म था उसका अनुस्वार बन गया। तो यहाँ पर रजतम की जगह रययम हो गया। रजतम चांदी को कहते हैं। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया 8 नंबर का सूत्र। दो भैया ए कैसे आए उसमें? दो ए कैसे आए? हाँ देखिए, इसका आप पूरा बुक में, आपके नोटबुक में विच्छेद करें पूरा। ठीक है, मैं बोलता हूँ, हलंत र प्लस प्लस अ प्लस हलंत ज प्लस प्लस ये अ प्लस हलंत त प्लस अ और हलंत म। ठीक है, हम्म। अब ये एक एक करके, ये दीप्ति का फोन है। नहीं, तो जय का लोप हो गया तो ए तो एक ही बचा ना। नहीं नहीं नहीं, त के साथ भी तो अ है ना। देखिए, हलंत र के साथ भी अ जय तो बाद में है ना, कह के बाद। अच्छा, ठीक है, समझ गया। है ना। दोनों का लोप हो गया साथ में। हाँ, दोनों ज के साथ भी अ है और त के साथ भी अ है। तो लेकिन वहां दोनों का पर ये हुआ है ना। दोनों का हाँ ये अवर्णो, हुआ है। हाँ अवर्णो ये श्रुति से दोनों का अ बना है। ठीक है ना, दोनों का हम्म। ये बना है दोनों का। ठीक है ना। हम्म। ठीक है। ओके, तो ये रययम बन गया। अब 9 नंबर के सूत्र पे आते हैं। 9 नंबर का सूत्र है कि ख घ थ ध भाम। तो इसमें ये सूत्र एक्सप्लेनेशन में बता रहा है कि स्वर से परे अनादि और असंयुक्त ख घ थ ध और भ, इनका ह हो जाता है। ठीक है, तो स्वर से परे अनादि यानी बिगिनिंग में नहीं होना चाहिए, और असंयुक्त होना चाहिए, मतलब जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। तो अब लिखती शब्द है। ठीक है, लिखती का हम वर्ण विन्यास करके विच्छेद करेंगे, तो हलंत ल प्लस ई आएगा, फिर हलंत ख प्लस अ आएगा, और फिर हलंत त प्लस ई आएगा। ठीक है, तो अब इसमें ख जो है वो अनादि है, बिगिनिंग में नहीं है, तो ये एक कंडीशन मीट हो गई। असंयुक्त है, जुड़ा हुआ नहीं है किसी से, दूसरी कंडीशन मीट हो गई। और यहाँ पर जितने भी ये व्यंजन इन्होंने बताए ख ग थ द भ, इनमें से एक है, तो थर्ड कंडीशन भी मीट हो गई, तो उसको बनाएंगे ह। तो ख की जगह ह बन गया। ठीक है, और फिर बाद में अगले स्टेप में हमने क्या किया, ये जो त था उसको भी हम 8 नंबर के सूत्र से लोप कर देंगे, तो पीछे सिर्फ ई बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि 8 नंबर की भी सारी कंडीशंस मीट हो रही है, अनादि और असंयुक्त, और त यहाँ पे आ रहा है क ग च ज त द प य वाम। ठीक है, तो ख का ह बनाया, त का लोप किया, तो लिखती का हो गया लिह ई। ठीक है, अब मेघ, इसको देख लीजिए, तो इसमें क्या है, अनादि और असंयुक्त। अब हलंत म प्लस ए प्लस हलंत ग प्लस अ और विसर्ग, तो ये अनादि है क्योंकि फर्स्ट व्यंजन नहीं है। फिर असंयुक्त है, किसी से जुड़ा हुआ भी नहीं है, और इसमें फिर ये ख ग थ द भ में से एक वर्ण है, तो ग का ह बन गया, और पीछे अतः सिरडो से अह का ओ बना दिया गया, तो मेघह का हो गया में हो। और इसी प्रकार से नाथ का हो जाएगा ना हो, क्योंकि न यहाँ पर आदि में है, इसलिए न का अणा नहीं किया गया, और थ जो है उसका आदि में नहीं है और संयुक्त भी नहीं है, इसलिए नाथ में थ का ह बन गया, और पीछे अह जो था उसका ओ करके नाथ का नाहो बन गया। अब आते हैं 10 नंबर सूत्र पे। 10 नंबर सूत्र में क्या बताया गया है कि क ग ट ड त द प श श स जीवामूल्य क और उपदमानीय पाम ऊर्ध्वम लुक। अब ये जीवामूल्य क और उपदमानीय प क्या होता है, इसको छोड़ दें, क्योंकि इस प्रकार के उदाहरण साहित्य में बहुत कम दिखाई देते हैं। अभी तक मैंने तो कभी इस सूत्र का जीवामूल्य क और उपदमानीय प में उपयोग नहीं किया है, उसको बाद में कर लेते हैं। अब क ग ट ड त द प श स और स, अब इन शब्दों का, इन व्यंजनों का
साथ में जीवामूल्य क और उपदमानीय प, इनमें से कोई वर्ण अन्य किसी वर्ण के साथ संयुक्त हो। अब यहाँ पर यह क्लियरली बोल रहा है कि जब संयुक्त हो तब इस सूत्र से लोप करना है, लेकिन कब? ऊर्ध्व में स्थित हो, अधो में हो तो नहीं। ऊर्ध्व का मतलब जब दो संयुक्त वर्ण होते हैं तो उसमें पहला वर्ण जो है वो होगा, तब उसका लोप होगा। अब आप देखें, उदाहरण से इसको समझते हैं। खड़गह, खड़गह में क्या हो रहा है कि सबसे पहले ख है। अब ये ख आदि में है ना, इसके लिए 9 नंबर का सूत्र नहीं लगाया है, देख लीजिए आप, ठीक है ना। 9 नंबर का सूत्र अनादि में लगता है, तो ये ख का तो ख ऐसे कैसे रह गया। लेकिन उसके बाद ये हलंत ड है, फिर हलंत ग है, और फिर अ और विसर्ग है। तो जो हलंत ड और हलंत ग है, ये दोनों संयुक्त हैं, क्योंकि इनके बीच में कोई व्यंजन नहीं है। संयुक्त किसे कहते हैं? जब दो व्यंजनों के बीच में कोई स्वर न हो तब उनको संयुक्त अक्षर कहा जाता है। तो हलंत ड और हलंत ग, इसके बीच में कोई भी स्वर नहीं है। स्वर नहीं होने से ये दोनों संयुक्त हो गए। तो अब ये सूत्र क्या कह रहा है कि कोई वर्ण अन्य किसी वर्ण के साथ संयुक्त हो और ऊर्ध्व में स्थित हो तो उसका लोप हो जाता है। ऊर्ध्व का मतलब है कि वो पहले होना चाहिए। तो हलंत ख और अ को एक बार छोड़ देते हैं। उसके बाद क्या आया? हलंत ड और प्लस आया हलंत ग, ये दोनों संयुक्त हैं और हलंत ड पहले आया है, यानी वह ऊर्ध्व में स्थित है। इसलिए उस हलंत ड का लोप हुआ है यहाँ पर। और बाद में ग बचा और उसके बाद में अ और विसर्ग है। अब अ और विसर्ग तो आपको पता ही है कि अतः सरडोह से उसका ओ बन जाएगा। अब यहाँ पर एक और सूत्र लग रहा है, वो है द्वित्व का। तो हलंत ड का लोप होने से जो पीछे ग बचा है उसका द्वित्व हो रहा है। वह द्वित्व हो रहा है इससे, अनादौ शेषादेशयोर द्वित्वम। यह सूत्र क्या बोलता है कि अनादि में स्थित किसी संयुक्त व्यंजन का एक व्यंजन जब लुप्त होता है तब शेष जो व्यंजन रहता है उसे द्वित्व होता है। तो जरा फिर से पढ़ लेते हैं। अनादि में स्थित यानी आदि नहीं होना चाहिए, तो खड़गा में देखिए आदि में नहीं है, बीच में है। अनादि में स्थित किसी संयुक्त व्यंजन का एक व्यंजन जब लुप्त होता है तो उसका एक व्यंजन ड जो था वो लुप्त हो गया 10 नंबर सूत्र से। तो फिर क्या हुआ कि एक व्यंजन लुप्त हुआ, अब शेष जो व्यंजन रहा बच गया उसे द्वित्व हुआ। द्वित्व यानी जो ग बचा था पीछे उसका डबल हो गया, यानी हलंत ग के बाद एक और हलंत ग आया और उसके बाद में अह जो विसर्ग है उसका ओ बन जाएगा बाद में। तो ख फिर हलंत ग, यानी हलंत ख के बाद अ प्लस हलंत ग प्लस हलंत ग प्लस अ और विसर्ग, इस प्रकार से हो गया। ठीक है, ये सूत्र नंबर 13 से हुआ। तो इसके कारण जो है अतः सरडो लगाने के बाद सबको जोड़ेंगे अगर आप तो खड़गह का खग्गो बन जाएगा। क्लियर है? ये समझ में आ रहा है? यहाँ पर ये दो सूत्र साथ में लगे हैं और द्वित्व हुआ है और ड का लोप हुआ है। ये चीज क्लियर हो गई है? हाँ हो गई है। ठीक है। अब इसी प्रकार से दुग्धम को लेते हैं। दुग्धम में क्या हुआ है? हलंत द प्लस उ, फिर हलंत ग प्लस हलंत ध प्लस अ और अंत में हलंत म बचेगा। तो हलंत म का तो आपको पता ही है कि वो मौनुस्वार से ऊपर अनुस्वार बन जाएगा। लेकिन अभी ये जो बीच में संयुक्त अक्षर है हलंत ग और हलंत द, इसका क्या होगा? तो अब आपको पता ही है 10 नंबर का सूत्र ऊपर है, उसमें ग भी मेंशन किया हुआ है और वह संयुक्त भी है ध के साथ और ऊर्ध्व में भी स्थित है, क्योंकि वह संयुक्त अक्षर का पहला है, पहला व्यंजन है। ठीक है, तो हलंत द प्लस उ के बाद हलंत ग और हलंत ध दोनों जुड़े हुए हैं, उसमें हलंत ग पहला अक्षर है। तो उस हलंत ग का 10 नंबर के सूत्र से हम लोप कर सकते हैं।
कोई वर्ण अन्य किसी वर्ण के साथ संयुक्त हो और ऊर्ध्व में स्थित हो, दोनों कंडीशंस मीट हो रही हैं, और वो ग यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, तो तीनों कंडीशंस यहाँ मीट हो रही है, तो उस हलंत ग का हमने लोप कर दिया। अब पीछे बचा है हलंत ध। अब हलंत ध क्या है? महाप्राण है। और ये हलंत ध महाप्राण होने से जब इसका द्वित्व होगा तो इसके पहले जो अक्षर आता है वो वहां पर आएगा। कुछ प्रश्न है, पूछ रहे हैं? नहीं नहीं। ठीक है, तो हलंत ध के पहले द्वित्व होने पर द आएगा, क्योंकि आपने त वर्ग जो पढ़ा है ना, तो त थ द ध और न ऐसे आता है। तो जब थ का द्वित्व होता है तो त आएगा, और ध का द्वित्व होगा तो द आएगा। इसका भी सूत्र हमने पढ़ा है, और वो सूत्र भी मैं आपको बता देता हूं। वो सूत्र है ये वाला, द्वितीय तुर्योरुपरि पूर्वः। ठीक है, कौन सा किसी नंबर? जी 24 नंबर का सूत्र है कौन ये। सा नंबर है? हाँ, 24, कौन सा नंबर है? 24, अच्छा। 24 स्क्रीन पे है, 24 नंबर। द्वितीय हम्म। तुर्योरुपरि पूर्वः, किसी भी वर्ग के द्वितीय अथवा चतुर्थ अक्षर को द्वित्व का प्रसंग आने पर उनके पहले अक्षर को द्वितीय होने पर उसी वर्ग का प्रथम तथा चतुर्थ होने पर उसी वर्ग का तृतीय अक्षर हो जाता है। तो आप अपनी पुस्तक में लिख सकते हैं, क वर्ग का मतलब है क ख ग ग। ठीक है, क ख ग ग और य, सॉरी क ख ग ग और अंग। तो क वर्ग में क्या क्या आता है? पांच पांच अक्षरों का जोड़ा बनता है, क ख ग और अंग, छ छ ज झ और य, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। इस प्रकार से पांच पांच वर्णों का आप जोड़ा बनाएं। आप हिंदी पढ़े हैं तो आसानी से आप लिख सकते हैं, इन पांच पांच का जोड़ा बनाएं। तो क ख ग घ अंग, इस पांच के जोड़े में क पहला अक्षर है, ख दूसरा है, ग तीसरा है, और घ जो दीर्घ वाला ग है वो चौथा है, और अंतिम है वो अंग है। ठीक है, तो अब ये सूत्र क्या कहता है? किसी भी वर्ग के द्वितीय, तो क और ख, क पहला है, द्वितीय ख है। अगर ख का द्वित्व हुआ तो क्या कहता है कि द्वित्व होने के प्रसंग पर पहले अक्षर को द्वितीय होने पर उसी वर्ग का प्रथम, यानी ख का अगर द्वित्व हुआ तो क आएगा, और चतुर्थ होने पर तृतीय आएगा। चतुर्थ यहाँ पर दीर्घ ग है, कौन सा? गड़े वाला ग। गड़े वाले ग का द्वित्व होगा तो गधे वाला ग आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? क ख सेकंड ग अक्षर हुआ तो, सेकंड अक्षर हुआ तो? फर्स्ट आएगा, ख हुआ तो क आ जाएगा। ठीक है ना? हाँ। हाँ। ठीक है, इसी प्रकार से बाकी के जोड़े में भी आप समझ लें, जैसे तथ दध न है, तो थ हुआ तो त आ जाएगा, ध हुआ तो द आ जाएगा। ठीक है, प फ ब भ म में भी इसी प्रकार से समझ लें कि अगर फ का द्वित्व होता है तो प आएगा, और भ का द्वित्व होता है तो ब आएगा। ठीक है, तो ये आप अपने नोट कर लें, ये 24 नंबर का सूत्र है। फिर जब वापस यहाँ पर आएंगे तो और एक बार और एक्सप्लेन कर देंगे, पर ये आपको क क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, ये पांचों आप अपनी डायरी में लिख लें तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। क ख ग, बड़ग भी कहते थे अपन जब बचपन में पढ़ते थे, तो लेकिन वो उसको आप महाप्राण ग बोल सकते हैं, या फिर वो एक दीर्घ है उसको ऐसा करके बोल सकते हैं, क ख ग घ और अंग। ठीक है, क ख ग अंग और अंग। फिर च छ ज झ और या, झरने वाला ज और जहाज वाला ज, दोनों में फर्क है। ठीक है, फिर लिखें टठ डढ़ ण, तथ दध न, पफ बभ म। इस प्रकार से ये पांच पांच का जोड़ा आप बना सकते हैं। फिर उसमें आप मार्क कर लें, पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है, और पांचवा कौन सा है। तो सेकंड वाले का द्वित्व होगा तो फर्स्ट वाले को अप्लाई करेंगे, चतुर्थ वाले का, फोर्थ वाले का द्वित्व हुआ तो उसमें थर्ड वाला आ जाएगा। ठीक है ना? तो अब हम वापस दुग्धम में आ जाते हैं।
वैसा हाँ बोलिए। एक्चुअली आप पढ़ा रहे हैं तो समझ में आ रहा है, हम्म। पर अभी तो आप एक सूत्र पर बताते हैं और उसका मीनिंग बताते हैं तो वो चीज समझ में आ जाती है। हम्म। पर जब सब मिक्स होते हैं ना तब खिचड़ी हो जाती है, तब ऐसा लगता है कौन सा सूत्र कहाँ अप्लाई करना है, वो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है ऐसा। हाँ नहीं, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है ना। फिर हमने शब्दों की सिद्धि करी है ना, तो हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, एक 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 शब्द को लेंगे और फिर आपको ही सिद्ध करने को देंगे कि आप करो, तो आपको कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। ठीक है ना। तो एक बार पहले सूत्रों को अपन अच्छे से समझ लेते हैं ना, उसके बाद हम एक एक शब्द लेंगे, और कभी नया शब्द ले लेंगे, कभी पुराने शब्द ले लेंगे। फिर आप उसका अब स्वयं जैसे जब बोले। स्टार्ट इजी है, नट है, घट है, तो वो तो क्या उसमें खाली ओ लगाना है, तो घड़ो हो गया, नड़ो हो गया, मतलब वो इजी बिल्कुल हो गए। तो बिल्कुल। जहाँ ये द्वित आ जाते हैं, या ये जैसे 10 नंबर का सूत्र है, ये मतलब बड़े बड़े जहाँ पर 8 नंबर का सूत्र है, तो हम्म। उसमें वो बहुत कंफ्यूजन फील हो रहा है। नहीं, कैसे कंफ्यूजन है, जब आप उसकी कंडीशंस रीड करेंगे ना, तो कंडीशंस एग्जैक्टली मीट कर रहे हैं हम। अभी तक हमने कोई एक्सेप्शंस लिया ही नहीं है अभी तक नहीं, ये। कंडीशन तो मीट कर रही है, बट हम्म। वो मतलब मिक्स हो जा रहा है ऐसा लग रहा है, क्योंकि एक एक चीज पूरी लर्न करेंगे तो शायद वो माइंड में फिक्स रहेगी, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल सही बात है, तो अभ्यास तो करना ही पड़ेगा ना। जब अपन हाँ। बचपन में कोई पहली क्लास में थे तो पहली क्लास का करते थे, जब दूसरे स्टैंडर्ड में आ गए तो थोड़ा उससे डिफिकल्ट वाला आया, तीसरे स्टैंडर्ड में आए तो तीसरी वाला आया। तो अपने पास टाइम तो है, काफी है, अपन धीरे धीरे जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप ही जा रहे हैं। और कहीं पे भी कुछ कंफ्यूजन है तो कभी भी पूछ सकते हैं ना। थोड़ी तो अपने को अभ्यास तो करनी पड़ेगी। अभ्यास करते करते अपने ये सूत्र याद हो जाएंगे। अब मेरे को जैसे टोडा बोलोगे तो रात में बोलोगे तो भी मैं बोल दूंगा टोडा सूत्र होता है, कग चज तद पैवाम प्रायो लुक होता है। तो ये चीजें धीरे धीरे अभ्यास से तो आएंगी। ठीक है ना। तो अभ्यास ओके। करते करते होगा। तो इसीलिए ओके। हम हर क्लास में बिगिनिंग में हम सूत्रों का रिवाइज ही करते हैं, ताकि क्या आपको घर पे भी इतना ज्यादा अभ्यास नहीं करना पड़े, क्लास में ही सारा हो जाए। तो कोशिश यही कर रहे हैं कि हम क्लास में जो समय है उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें, उसी में सारा समझने की कोशिश करें। बाद में घर में अगर आप इसको प्रिंट करके आप अपने टेबल पे सामने लगा दोगे, तो आपको चलते फिरते कभी भी टाइम मिले एक बार रिवाइज कर लिया। तो वो उस तरह का ओके। अभ्यास तो करना पड़ेगा, ताकि क्या है, ये सूत्र माइंड में रहेंगे। अब टोड वाला सूत्र आप भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि अपन ने इसको अच्छे से सीखा है कि ट का ड हो जाएगा, ओके। न का न हो जाएगा, ड का ल हो जाएगा। तो ये चीजें हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना, तो प्रैक्टिस करते करते फिर अपने ध्यान से नहीं निकलेगी। मेरे को सोते में से भी उठा करके पूछ लोगे कि कुठारे का क्या होगा, तो मैं बोल दूंगा भाई कुठारो ही होगा, दूसरा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है ना। तो ये अभी तो ओके। आप लर्निंग स्टेज में है, एकदम बिगिनिंग स्टेज में है। कितनी क्लास हुई है अभी तक आप बताएं। मैंने तो बीच में तो बहुत मिस हो गई थी ना राजस्थान हाँ में। कोई बात नहीं, फिर भी मतलब हम लोग अभी 2 डिजिट्स में भी बड़ी मुश्किल से आए हैं आज, मतलब 13वीं क्लास होगी ज्यादा से ज्यादा करके। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि हाँ। अभी, हाँ अभी हमने बहुत कम क्लासेस किए हैं। तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होने में थोड़ा ओके। टाइम तो लगेगा ना। और फिर आप वो लेक्चर्स जब भी टाइम होता है ना, तब आप वापस उस लिंक पे क्लिक करके जाएं और वहां पर आप एक बार सुनने की कोशिश कर लें। तो थोड़ा समय एक्स्ट्रा से देंगे तो जल्दी लर्न हो जाएगा। और क्लास में अगर रेगुलर अटेंड करेंगे तो वहां पर भी समझ में आ जाएगा आपको। तो थोड़ा अपना स्वयं का टाइम, थोड़ा क्लास का टाइम, दोनों को आप सही तरीके से यूटिलाइज करेंगे तो आ जाएगा, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना। तो अभी ये दुग्धम का हमारा ओके। दुग्धम बना, तो इसमें आपको पता चल गया होगा कि कैसे बना है। तो इसमें हमने पहले, सबसे पहले हलंत ग का लोप किया था। उसके बाद जो हलंत ध बचा है, हलंत द का द्वित्व होने से ध के पहले वाला अक्षर लिया गया, द। ठीक है ना। ध चतुर्थ अक्षर है, आप तथ दध न देखेंगे तो त वर्ग में जो हलंत ध है वो चतुर्थ अक्षर है, उसका द्वित्व होने के कारण उसमें तीसरा अक्षर आया है, जो कि है हलंत द। तो दुग्धम का दुग्धम बना। अंत में जो हलंत म था उसका अनुस्वार बन गया मोनुस्वार से। तो ये दुग्धम से ग का लोप होकर के वहां पर द आ जाने से दुग्धम का हो गया दुग्धम। ठीक है। अब आगे चलते हैं 11 नंबर, सर्वत्र लब राम वंदरे।
मुझे लगता है आज 11 सूत्र ही पूरे होने वाले हैं, टाइम हो गया है, तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। सर्वत्र लब राम वंद्रे, वंद्रे शब्द को छोड़कर अन्य किसी संस्कृत शब्द में ल ब ऑब्लिक व, अब यहाँ पर देखें ब ऑब्लिक व क्यों लिखा गया है, क्योंकि प्राकृत में ब और व जो है, एक नियम है कि ब की जगह व लिखा जा सकता है, व की जगह ब लिखा जा सकता है, लेकिन जो साहित्य में प्रयुक्त हो रहा है हम उसी का प्रयोग करते हैं। मैंने कई बार संतों से और कई लोगों से सव्व साहुणंग को सब्ब साहुणंग बोलते हुए सुना, तब मुझे लगा कि कहीं ये गलत तो नहीं है प्रोनाउंसिएशन, तो मेरे मस्तिष्क में ये चलते रहता था। लेकिन जब प्राकृत पढ़ी मैंने तो और वहां पर ये नियम देखा मैंने कि ब और व जो है प्राकृत में एक माने जाते हैं, तब मुझे लगा कि नहीं, मैं ही गलत हूँ, जो वो बोल रहे हैं वो ठीक है। लेकिन अपनी पुस्तकों में सब जगह पे सव्व साहुणंग ऐसा ही लिखा आया है, इसलिए हमारा प्रोनाउंसिएशन सव्व साहुणंग ही रहना चाहिए। लेकिन कोई सब्ब बोले तो उसको गलत मत कहना आप, ठीक है। वध वर्धमान के लिए अपने लोगस में क्या आता है, पासंग तह वर्धमानंग च, तो वहां पर कई लोग बद्धमानंग भी बोलते हैं, तो कभी उन्हें गलत नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह भी प्राकृत में है, लोगस भी प्राकृत में है, ठीक है। अब थोड़ा और एक्सप्लेन इसको कर देते हैं। वंद्रे शब्द को छोड़कर अन्य किसी संस्कृत शब्द में ल ब व और र संयुक्त हो और हलंत हो तो उनका लोप हो जाता है, चाहे वो उर्दू में हो चाहे अधो में हो। अब यहाँ की कंडीशंस आप अच्छे से समझ लें। पहले हमने कग टड जो 10 नंबर वाला सूत्र किया था, वहां पे तो उन्होंने लिखा था कि उर्दू में ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ आपको फ्रीडम दे दी है कि उर्दू या अधो कहीं भी हो तो उसका लोप कर सकते हो। तो वंद्रे शब्द को सिर्फ छोड़ देना है। वंद्रे शब्द को छोड़कर अन्य किसी भी संस्कृत शब्द में ल ब या व या र, ये किसी दूसरे वर्ण के साथ, दूसरे व्यंजन के साथ संयुक्त हैं और हलंत हैं, तो उनका लोप हो सकता है, चाहे वो उर्दू में हो चाहे अधो में हो। तो अब यहाँ पर अर्कह एक उदाहरण आ रहा है अर्कह का। तो अर्कह में ये इसका हम वर्ण विन्यास करेंगे तो अ आएगा प्लस हलंत र आएगा प्लस हलंत क आएगा प्लस अ और विसर्ग आएगा। तो अब यहाँ पर इस हलंत र का लोप किया गया है। इस हलंत र का लोप इस सूत्र से सर्वत्र लब राम वंद्रे से किया गया है, क्योंकि हलंत र और क दोनों संयुक्त थे और कंडीशन है कि उर्दू या आधो कहीं पे भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये उर्दू में है, यानी पहला है र, उसका लोप कर दिया। अब उसका लोप होने के बाद क जो बचा उसका द्वित्व हुआ। अब क ख ग आप क्लिक करके देखें, क है फर्स्ट, क पहला है उस क वर्ग में, तो इसके लिए क का द्वित्व होने पर क ही आता है। तो यहाँ पर अ प्लस हलंत क प्लस हलंत क प्लस अह, तो अह का कर दिया ओ अतः शेरडोह से, तो अर्कह का हो गया अक्को। ये अर्कह संस्कृत में है शब्द और इसका हिंदी में अर्थ है सूर्य, और प्राकृत इसका बन गया अक्को। इसी प्रकार से उल्काहा है, तो उल्काहा में ल है जो क के साथ संयुक्त है, तो उस ल का लोप कर दिया गया, पीछे क बचा, उसका द्वित्व हो गया, तो उल्काहा का उक्का हुआ। अब यहाँ पर ये आकारांत शब्द है और आकारांत शब्द में विसर्ग का लोप हो जाता है। इसका नियम हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, इसको बाद में लेंगे, लेकिन आपको हलंत ल और हलंत क जुड़े हुए थे, उसमें ल का लोप हुआ ये पता चल गया और क का द्वित्व हुआ, तो वहां पर एक और क आ गया, तो उल्काहा का उक्का हो गया। तो आज का समय पूरा हो गया है। 11 नंबर तक हमने बहुत डिटेल में ये बहुत अच्छे तरीके से किया है। इसको अगर घर पे समय मिले तो फिर से आप रिवाइज कर लेना। ये रिकॉर्ड हुआ है पूरा, इसकी रिकॉर्डिंग मैं भेज दूंगा, ठीक है। कैसा हाँ जी। ये अधो और उर्दू भी वो आदि और अनादि सेम ही हुआ का उसका मीनिंग? नहीं, ये संयुक्त जो व्यंजन होते हैं ना,
संयुक्त व्यंजन में देखिए, आदि का मतलब तो है कि एकदम बिगिनिंग वाला, फर्स्ट। ठीक है, बिगनिंग। हाँ एकदम फर्स्ट। जैसे युग्मन में यह यू जो है यह पहले है, अर्कह में अ पहले है, तो एकदम ओके। फर्स्ट लेटर तो आदि कहलाता है। ठीक है, फर्स्ट व्यंजन, फर्स्ट स्वर जो भी है वो या आदि कहलाता है। अब ऊर्ध्व और अधो में क्या होता है कि आप देखो ना, अर्कह में जो अ और फिर र ऊपर करके और क नीचे लिखा है, ठीक है ना, तो ये र ओके। ऊर्ध्व यानी ऊपर है। ठीक है, और क नीचे है। तो हम जो लिखते हैं ना कई बार, तो लिखने के समय में जो पहला अक्षर होता है, संयुक्त व्यंजन का पहला व्यंजन होता है, वह ऊपर लिखा जाता है, ऊपर चला जाता है, और जो नीचे जो रहता है वो बाद वाला व्यंजन रहता है। तो इसमें आप इसका वर्ण विन्यास करोगे ना, तो अ आएगा, फिर प्लस हलंत र आएगा, फिर प्लस हलंत क आएगा, और फिर अ और विसर्ग आएगा। तो ये जो ऊपर वाला है, रेफ कहते हैं इसको, वो र पहले आएगा और बाद में क आएगा। तो उर्दू का मतलब ऊपर वाला, और क नीचे है वो अधो वाला हो गया। और इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि जब संयुक्त व्यंजन का वर्ण विन्यास करते हैं, तो जो पहले वाला व्यंजन है उसको उर्दू कहेंगे, बाद वाले को अधो कहेंगे। अब जैसे उल्का लिखा गया ना, तो इसमें ऊ है, प्लस पहले हलंत ला आया, फिर प्लस हलंत क आया, और फिर आ, और फिर विसर्ग आया। तो जो हलंत ल पहले आ गया है उसे उर्दू वाला व्यंजन कहते हैं, और जो बाद में आया संयुक्त का जो क बाद में है उसको अधो वाला कहते हैं। तो ऐसा कोई भी शब्द ले लो, जैसे मान्यवर है, मान्यवर में न और य दोनों जुड़े हुए हैं, उसमें हलंत न पहले है उसको उर्दू वाला कहेंगे, और जो हलंत य बाद में है उसको अधो वाला कहेंगे। ठीक है, क्लियर है? क्लियर क्लियर। ओके, थैंक यू। जी, धन्यवाद। तो मंगल पाठ करते हैं परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो वज्रायणं, ओम ह्रीं नमो लोये सब्ब साहुणं, ऐसो पंच नमुक्कारो सब्ब पाव पणासनो, मंगलानं च सव्वे सिंह पढ़मं हवै मंगलम्। चत्तारि मंगलम अरंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पुनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लघुत्मा अरंता लघुत्मा सिद्धा लघुत्मा साहू लघुत्मा केवली पुनत्तो धम्मो लघुत्मा। चत्तारि शरणं पौज्यामि अरन्ते शरणं पौज्यामि सिद्धे शरणं पौज्यामि साहू शरणं पौज्यामि केवली पुनत्तं धम्मं शरणं पौज्यामि। विघ्न हरण मंगल करण साम भिक्षुनो नाम, गुण ओळख स्मरण कर्या सरे चिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओळख स्मरण कर्या सरे चिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओळख स्मरण कर्या सरे चिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम। ओम अरहम जय जिनेन्द्र। कोई भी प्रश्न हो तो आप मेरे को भेज सकते हैं, व्हाट्सएप में भी भेज सकते हैं, ठीक है ना? हाँ, कृतज्ञ उसमें भाई साहब, और एक क्वेश्चन था। हाँ जी, बोलिए। अ, जैसे अपन सामायिक में मोबाइल के लिए क्लास चालू करी, तो हम्म। अभी इस क्लास के अलावा भी कभी हमको धर्म का कुछ भी अगर हम इधर उधर देखते हैं तो उसमें हमको दोष लगता है क्या? देखिए, सामायिक में प्राकृत और संस्कृत पढ़ने की मनाही है गुरुदेव की। तो मैं भी सामायिक नहीं करता हूँ, मुखपत्ति तो लगा रखी है ताकि कम से कम इतने दोस्त से तो बच सकें अपन। तो सामायिक में ओके। प्राकृत संस्कृत संस्कृत नहीं पढ़ते हैं, आगम और ये दूसरा स्वाध्याय अपन कर सकते हैं आध्यात्मिक पुस्तकों का। लेकिन सिर्फ संस्कृत प्राकृत पढ़ रहे हैं तो उसमें सामायिक नहीं होती है। और सामायिक में मोबाइल भी अपने को टच नहीं करना है। मोबाइल को अगर चालू करके छोड़ दिया है तो बाद में म्यूट अनम्यूट भी अपन नहीं कर सकते हैं, उसमें भी प्रायश्चित आता है। ठीक है ना? अच्छा, अपन, तो आज तो हाँ मैंने कभी तो हाँ, संवर प्रायश्चित कर लेना सकते, पड़ेगा। हाँ हाँ, संवर कर सकते हैं। अपन इस प्रकार से संवर अच्छा। कर सकते हैं कि मैं प्राकृत और संस्कृत की पढ़ाई करूंगा, उसके सिवाय और जो क्लास के लिए जरूरत हो वहां पर म्यूट अनम्यूट करने के लिए या मोबाइल का जो है मैं आगार रख करके, इस प्रकार से मैं बाकी सावधि प्रवृत्ति का त्याग करता हूँ। इस प्रकार से हम आगार रखते हुए संवर कर सकते हैं, ठीक है ना? ओके ओके। मतलब ये तो संस्कृत के लिए ये नियम है, बाकी अगर हम सामायिक में मोबाइल में धर्म का कुछ भी चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या? आप चालू करके और छोड़ दें, फिर 48 मिनट तक उसको हाथ नहीं लगाना है। अच्छा, जो चल रहा है बस वही देखना है, कुछ भी चीज हमको। हाँ, जैसे गुरुदेव का प्रवचन चालू कर दिया तो आप वो हाँ। बस प्रवचन सुनते रहें, लेकिन फिर
समय के बीच में अगर मोबाइल बंद हो गया या प्रवचन बंद हो गया तो उसके बाद आप अपना स्वाध्याय करना शुरू कर दें, मतलब मोबाइल को टच नहीं करना है फिर, ऐसा है। ओके ओके, ठीक है। थैंक यू। हाँ ठीक है, ओके, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। ठीक है। जी, थैंक यू।